चलिए, तो वॉइस क्लियर नहीं है, पर वॉइस क्लियर, 1 मिनट रुको। हाँ, अब हो सकता है थोड़ा बहुत आपको क्लियरली सुनाई दे। ठीक है, चलो। तो हेडिंग दो। आज तो मैं स्क्रीन शेयर तो करी नहीं मैंने, स्क्रीन शेयर कर लो। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है और ये आता रहा है। तो आप लोग देखो, आज का जो टॉपिक है, उसका जो टॉपिक है वो है टाइम एंड टाइम एंड पोजीशन डिपेंडेंस ऑन क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, ये आपका हेडिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत सारी बार। जैसे मैं बोल 2019 मेरे पास एक पेपर है, उसमें लिखा है, 19 का पेपर है, उसमें लिखा है डिस्कस द टाइम एंड पोजीशन डिपेंडेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। सीधा ही सवाल आया था ये 19 में। एक बार 18 में आया था, डिस्कस अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ऑन पोजीशन। इसमें टाइम का नहीं आया था, पोजीशन का आया था बस। 17 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द डिपेंडेंस ऑन क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ऑन टाइम। तो 17 में टाइम का आया था। 16 में आया था, डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड ऑन पोजीशन। तो 16 पोजीशन का आया था। और फिर 15 में टाइम का, मतलब आप देखो अल्टरनेट आ रहा है। 15 में देखो, तो 15 में आया था टाइम वाला क्वेश्चन, मतलब टाइम डिपेंडेंसी ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। फिर 16 में आया था पोजीशन डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। फिर 17 में आया था टाइम डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। फिर 18 में आया था पोजीशन डिपेंडेंट, मतलब अल्टरनेट आ रहा था ये बार 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 बार। और फिर उसके बाद में 19 में दोनों आए थे, टाइम एंड पोजीशन डिपेंडेंट। तो ये लगातार आने वाला एक क्वेश्चन है। तो हम बारी बारी पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5-5 नंबर का आता ही है, तो इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है ये, बट ये आता है। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंसी, फिर पढ़ेंगे हम लोग पोजीशन डिपेंडेंसी। ठीक है ना। तो हेडिंग दो। इसके अंदर भी एक सब हेडिंग है, वो दो। टाइम डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड, मतलब टाइम पर किस प्रकार डिपेंड करता है। हाँ वॉइस बेटा। ब्रेक हो रही है सर। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है? तो या तो नेटवर्क इशू हो सकते हैं यार ये तो, क्योंकि मेन तो यहाँ पर अब इवन मतलब फ़ैन तक ऑफ कर देगा ताकि आपको वॉइस क्लियर आ जाए। अब नेटवर्क वाईफाई लगा हुआ है, स्पीड भी अच्छी खासी आ रही है। रिफ़्रेश कर सकते हो आप, रिफ़्रेश करियो। टाइम डिपेंडेंसी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं। सपोज कैट यू, मान लो एक कोई भी स्टेट मान लो, कैट यू इज अ क्वांटम स्टेट। कोई भी एक स्टेट मान लो आप लोग, तो कैट यू इज अ क्वांटम स्टेट।
ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m, ऑफ पार्टिकल हैविंग मास m, ठीक है, मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन। तो अब मेरी बात समझना, अगर मैं किसी क्वांटम स्टेट u के प्लस एक्स डायरेक्शन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, समझ आया, u के प्लस एक्स डायरेक्शन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगी, बट प्लस एक्स में उसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, प्लस एक्स में उसका एम्पलीट्यूड निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड सिंपली प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, जो ये बताता है कि आपका जो यू स्टेट है वो एक्स में कितना पाया जाएगा, दैट्स कॉल्ड सिंपली प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो इसे हम क्या बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोल देंगे, ठीक है। जहाँ पे जो x होगा वो बेसिस वेक्टर होगा, बेसिस वेक्टर मतलब कि जिसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, अब x में निकालना है तो इसको हम लोग x को बोल देंगे बेसिस वेक्टर, और अगर प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैंने इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। सो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। अब आपको पता नहीं शायद, बट होता है ऐसा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट है वो टाइम से। सो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना तो कभी भी आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं करते हो, हमेशा पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम but probability amplitude can depend on time, probability amplitude can डिपेंड ऑन टाइम, वो टाइम पर डिपेंड हो सकता है क्योंकि एम्पलीट्यूड समय के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। सच दैट प्रोबेबिलिटी शुड, और वो इस प्रकार से चेंज होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी टाइम पर डिपेंड ना रहे। अगर प्रोबेबिलिटी टाइम पर डिपेंड हो गई तो इसका मतलब आपने गलत कन्वर्जन किया है, लाइक दिस। तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम पर डिपेंड हो सकता है, बट सच दैट मतलब इस प्रकार होगा वो, such that probability should not depend on time, should not depend on time, ठीक है। नाउ द फेज वेक्टर डज नॉट इफेक्ट, फेज फैक्टर जो होता है ना, फेज मतलब जानते हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बार, एक रफ में इधर आ जाओ नीचे। जब भी हम किसी वेव का स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, तो वेव स्ट्रक्चर लिखते वक्त हम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा होगा y इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें ना ये जो आगे लिखा होता है ना, कोई भी चीज़ होती है ना, एक्सपोनेंशियल हो, साइन हो, कोस हो, फिजिक्स में कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें एक्सपोनेंशियल साइन कोस आता है,
तो उसके मल्टीपल जो आगे लिखा होता है वो उस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना, क्योंकि इनका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 कर दोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो किसी भी चीज़ का एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो आगे लिखा होता है, और पीछे उसका फेज़ फैक्टर लिखा होता है, पीछे उसका फेज़ फैक्टर, फेज़ मतलब कि वो कितना परिवर्तित हो सकता है, उसे फेज़ कहते हैं। आपकी वेव है, अगर वो इस फेज़ में है तो वो फेज़ कहलाता है उसका, वो इस फेज़ में है तो उसका वो फेज़ कहलाएगा। तो फेज़ इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द एंगल कि वो टिल्ड कितना है, आपका वेव कितना मुड़ा हुआ है, लाइक, तो उसका फेज़ फैक्टर वो होता है। तो हर चीज़ फेज़ फैक्टर और एम्पलीट्यूड का मल्टीपल होती है। तो ऐसे ही हमारी क्वांटम स्टेट भी अगर हम देखते हैं नॉर्मली, तो क्वांटम स्टेट अगर हम मैक्सिमम ना लें, कुछ डिपेंडेंट लें, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइम डिपेंडेंट, तो कहीं ना कहीं टाइम डिपेंडेंट फैक्टर होता है। तो आप लोगों ने देखा भी तो होगा, कोई भी वेव जो होती है उसका स्ट्रक्चर एक तो होता है आयोटा के एक्स, ये होता है पोजीशन डिपेंडेंट, एक कहीं ना कहीं पीछे एक टाइम का फैक्टर भी होता है ओमेगा टी की फॉर्म में, तो वो एनर्जी पर डिपेंड करता है टाइम का फैक्टर। तो हमें वो चीज़ देखना है टाइम पर डिपेंडेंसी, तो हमें नॉर्मल ये लेना पड़ेगा, ना कि सिर्फ ये केवल एम्पलीट्यूड होता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, द फेज फैक्टर डज नॉट इफेक्ट क्वांटम स्टेट, डज नॉट इफेक्ट क्वांटम स्टेट। सो टाइम डिपेंडेंसी, केवल हम टाइम डिपेंडेंसी लिखेंगे, सो टाइम डिपेंडेंसी, वरना पोजीशन पर भी डिपेंडेंट होता है, बट हम लोग वो नहीं लिख रहे, हम लोग केवल टाइम डिपेंडेंसी लिखेंगे, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, तो केवल वही लिखो आप, टाइम डिपेंडेंसी। तो इसको एक नई स्टेट नाम दे देंगे, लाइक डैश दे दो इसको आप, जिस प्रकार से आपने वाई दिया था ना वाई, और यहाँ पर ए होता है एम्पलीट्यूड जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और उसका हम लगा देंगे फेज फैक्टर। तो ये जो होता है ना, इस चीज़ को बोलते हैं फेज, जो ओरिजिनल को मैक्सिमम से अलग करती है। जैसे तुम अपना मैक्सिमम वर्क कब कर पाते हो, जब तुम्हारी इच्छा हो, जब मान लो रात में कर पाते हो या कोई मॉर्निंग में कर पाता है, तो मैक्सिमम पढ़ाई तुम लोग का अलग अलग टाइम होता है, तो तुम अपने मैक्सिमम को हर वक्त मेंटेन नहीं कर पाते हो, तुम ओरिजिनल में जो हो ना वो मैक्सिमम से अलग होते हो, ठीक है, और वो डिपेंड करता है फेज़ के ऊपर, और फेज़ तुम्हारे दिन भर में अलग अलग लोग होते हैं, लाइक तुम्हारे घर वाले, फ्रेंड्स, ये तुम्हारा फेज़ डिसाइड करते हैं। फेज़ के आने से मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और वो ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो नॉर्मली ऐसा होता है। तो फेज़ फैक्टर वो होता है जो मैक्सिमम को कम कर देता है। तो यहाँ पर जो आगे बात करते हैं, तो मान लो हम टी पर डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं ना, फेज का फिजिकल मीन क्या है वैसे? फेज का फिजिकल मीनिंग होता है कला, नाम सुना होगा कला, कला मतलब कि वो किस मोड में है आपकी वेव। मैंने आपसे कहा ना, जैसे तुम लोग अपने अलग अलग मोड में होते हो काम करने के, कभी तुम लोग घर पे, कभी मार्केट में, कहीं कहीं और, तो वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो तुम्हारे प्रोपगेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं, तुम्हारी कला होती है। तो तुम्हारी जो वेव होती है ना, वेव के पास भी अलग अलग कला होती है। जैसे मान लो आपकी वेव ऐसे प्रोपगेट हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये वेव हमेशा हर वक्त अधिकतम पे होगी, ये अधिकतम कहलाता है, किसी भी वेव का ये अधिकतम होता है। तो वेव हर वक्त अधिकतम पर नहीं होती है, वेव कभी इस फेज में होती है, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है। आपका पार्टिकल, जैसे अब मैं आपको थोड़ा और एलिब्रेट करूँ, तो आपका पार्टिकल एज अ वेव स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। सपोज मान लो पार्टिकल आपका यहाँ है, तो पार्टिकल अपने अधिकतम पर नहीं है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, तो ये उसका फेज हो जाएगा। अब आपको फेज एंगल निकालना होता है, मान लो, तो हम ये देख लेते हैं कि ये ओरिजिन है मान लो, तो ये यहाँ से किस एंगल पर है, दैट्स कॉल्ड द एंगल।
दैट्स कॉल्ड द फेज एंगल। मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, तो वो ओरिजिन से यहाँ पर किस एंगल पर है, तो ये फेज एंगल कहलाता है। पार्टिकल वेव स्ट्रक्चर में किस जगह लाई करता है उसे उसका फेज बोलते हैं। हमेशा पार्टिकल अपने मैक्सिमम पर नहीं रह सकता। अब जैसे तुम्हारी हमेशा पढ़ाई दिन भर में मैक्सिमम नहीं हो सकती ना, या तो रात में होती है या फिर मॉर्निंग में होती है, कभी जो सबका अलग अलग होता है, तो तुम्हारा वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। बट एम्पलीट्यूड के अलावा आप दिन भर कहाँ पर हो, आपका मिनिमा होता है कहीं पर, आप नॉर्मली जहाँ पर लाई करते हो, तो वो तुम्हारा फेज कहलाता है। तो फेज फैक्टर आने से एम्पलीट्यूड में कमी आ जाती है और ओरिजिनल चेंज होता है। अभी टाइम पर डिपेंडेंट भी होता है कभी कभी, तो ये टाइम पर डिपेंडेंट हम लोग सपोज अल्फा टी मान लेते हैं, दैट्स अ टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, इक्वेशन नंबर 1। अब ये अल्फा क्या होता है, सो वेयर अल्फा इज नथिंग बट इट जस्ट लाइक ओमेगा टाइप होता है। ये अल्फा मतलब ओमेगा टाइप ही होता है फ्रिक्वेंसी, है ना। ये जैसे अपन लिखते हैं ना ओमेगा टी, तो जो ओमेगा वर्क करता है वही अल्फा वर्क करता है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर मान लो क्वांटम पार्टिकल है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, तो एनर्जी बराबर क्या होती है उसकी, एम सी स्क्वायर। और क्वांटम में एच कट ओमेगा लिख देते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट। ऐसे ही अल्फा का वैल्यू होता है, अल्फा मतलब होता है एम सी स्क्वायर। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें ऐसा। सो इसे बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये कहाँ से आता है, फंडामेंटल, क्योंकि एक क्वांटा पार्टिकल रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो सकता है, छोटा होता है ना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये अल्फा की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। तो हाँ, इसको तो वैसे भी लिख सकते हो, मैंने जो बताया तुम्हें। तो वी नो दैट, ये कहाँ से आता है, वी नो दैट, ये तो रफ है यहाँ से। सो वी नो दैट, तुम ये जानते हो कि ई इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एच कट ओमेगा के बराबर भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से ओमेगा डिसाइड हो जाता है एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट, तो वो सेम चीज़ ही है वो, इक्वेशन नंबर 2, और वही तुम्हारा अल्फा होता है, ठीक है। तो हम इसको अगर ऊपर रख देते हैं, सो सो दैट यहाँ से एक चीज़ प्रूफ हो गई कि जो अल्फा है वो कुछ नहीं है, वो जस्ट ओमेगा ही है, अल्फा कुछ नहीं ओमेगा है। तो आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर सकते हो। सो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड जो टाइम पर डिपेंड करेगा वो हो जाएगा इज द टाइम डिपेंडेंट फैक्टर, एक्सपोनेंशियल आयोटा, या फिर ओमेगा की वैल्यू भी आप रख सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा मतलब ई अपॉन एच कट, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 3, तो बेसिकली यही होता है टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड। तो ये टाइम पर डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड का ये फैंडा है, ये कुछ नहीं है, वही वेव इक्वेशन से निकाल सकते हो, बट ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो दैट्स द टाइम डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड, इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इक्वेशन गिव्स द टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड। लिख लो नीचे लाइन एक, दिस इक्वेशन gives the this equation gives the time dependency of probability amplitude। तो ये इक्वेशन जो होती है वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड की टाइम पर डिपेंडेंसी को देती है बेसिकली। तो ये वाली बात है, ठीक है। अब आगे लिखो, पोजीशन डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड।
ये तो टाइम डिपेंडेंसी हो गई। अब एक और होती है पोजीशन डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ये क्या होती है? ये डिपेंड करेगी पोजीशन के ऊपर बेसिकली। अब पोजीशन के ऊपर डिपेंड कैसे करेगी? जैसे मान लो हमने बोला रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है अपना क्वांटम पार्टिकल, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा दो। उसमें क्या होता है नॉर्मली, अगर हम मान लेते हैं कि दो फ्रेम है अपने पास, एक तो स्टेबल फ्रेम है एक्स वाई जेड, तो मान लो ये फ्रेम एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है वी वेलोसिटी से सपोज, ठीक है। और एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया वाई डैश एक्स डैश, ये न्यू फ्रेम हो गया जिसे हम एस डैश फ्रेम बोल देते हैं। यहाँ पर पहले वो पार्टिकल जो फ्रेम थी वो जीरो वेलोसिटी पे थी, अब आगे जाके जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी हुई। तो बीटा एक फैक्टर होता है जो पार्टिकल की वेलोसिटी को लाइट वेलोसिटी से कंपेयर करता है। रिलेटिविटी में हम लोग इसको मानते हैं नॉर्मली। और एक और होता है गामा, गामा फैक्टर भी होता है। तुम लोगों ने अगर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हों तो 1 - v² / c² करके कुछ होता है, ठीक है। तो या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं गामा इज इक्वल टू, तो ये पोजीशन डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर इसमें डिपेंडेंसी पोजीशन निकालना है तो थोड़ा सा टाइम डिपेंडेंसी का कंसेप्ट काम में आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत ही आएगा। सो वी नो दैट लिखना टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, टाइम डिपेंडेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो वो क्या होता है अभी भी निकाला था आपने, इसको एक नंबर नाम की कोई अलग सवाल है। सो नीचे एक चीज़ आपने लिखी थी पहले भी कि प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड does not depend on position and time. It is a constant, but probability amplitude depends on position and time both. पोजीशन एंड टाइम बोथ, दोनों पर डिपेंड करता है ये ना। सो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड दोनों पर डिपेंड करता है, बट वो इस प्रकार डिपेंड करता है, वो इस सेम लाइन है सच दैट प्रोबेबिलिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन बोथ, प्रोबेबिलिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन बोथ, इस प्रकार से आपको डिपेंडेंट करवाना है। नाउ कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, कंसिडर a particle of mass m
मूविंग विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, मूविंग विद relativistic velocity v is equal to bc. ठीक है, along x एक्सिस, ठीक है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव कर रही है, मैंने बताई थी आपको. एंड फ्रेम एस डैश ऑल्सो, और मैंने आपको एक और डैश वाली फ्रेम बनाई थी जिसे प्राइम फ्रेम बोलते हैं. एंड एस डैश फ्रेम ऑल्सो मूविंग इन x डायरेक्शन. मूविंग इन x डायरेक्शन, ठीक है. तो अब एक चीज़ ये देखना, सो वी नो दैट, अब बीएससी में आती है रिलेटिविस्टिक थ्योरी, तो वहाँ पे एक और चीज़ प्रूफ करते हैं. वी नो दैट द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, मैंने आपको ऊपर एक चीज़ लिखाई थी ना, एम्पलीट्यूड में क्या लिखते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखते हैं ना के एक्स माइनस ओमेगा टी, या फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स. तो ओमेगा मतलब एनर्जी, के मतलब मोमेंटम, तो उनसे मिलके एक क्वांटिटी बनती है लाइक ई टी माइनस पी एक्स, ये एक क्वांटिटी है. और ये इनवेरिएंट रहती है, मतलब आप दूसरी फ्रेम में भी लेके जाओगे ना, अलग फ्रेम में, तब भी वो सेम ही क्वांटिटी आपको मिलेगी. द क्वांटिटी इज लोरेंज इनवेरिएंट. लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ये जो है इनवेरिएंट रहती है, जहाँ पर ई जो होती है उसे बोलते हैं एनर्जी, और पी जो होता है वो होता है मोमेंटम, ठीक है. तो इनवेरिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर एस फ्रेम में हो तब भी वही रहेगी, और एस्टेज फ्रेम में हो तब भी वही रहेगी. दैट्स कॉल्ड द इनवेरियंस, एंड दैट्स कॉल्ड द मीनिंग ऑफ इनवेरियंस, ठीक है. नाउ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम एस, हमने ऊपर क्या माना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम एस इज जीरो, लिखा है ना, ओरिजिन पे जीरो है सपोज. सो मोमेंटम ऑल्सो भी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है मोमेंटम. सो मोमेंटम ऑल्सो जीरो इन एस फ्रेम, मतलब पी जो है वो जीरो हो जाएगा. तो अल्टीमेटली हमारे पास एस फ्रेम में केवल एनर्जी वाला फैक्टर बच गया. सो ई टी बराबर कितना बच गया, ई डैश टी डैश माइनस पी डैश एक्स डैश. इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. अब मैं इक्वेशन 2 से वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ, मान लो 1 में पुट कर दूँ. देखो यहाँ पर ई टी लिखा हुआ है ना, तो 2 से वैल्यू 1 में पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा. नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 2 to 1, तो ये हो जाएगा एक्स यू एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन एच कट, तो पहले भी था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ई डैश टी डैश माइनस पी डैश एक्स डैश, ठीक है. इन जनरल फॉर्म अगर मैं डैश वेश हटा दूँ तो इन जनरल फॉर्म ये होता है कि टाइम पर डिपेंडेंट तो आपने पहले निकाल ही लिया था, बट टाइम के साथ साथ अगर हम पोजीशन पर डिपेंडेंट भी फॉर्म निकाल लें इसकी, तो वो जनरल फॉर्म में इस प्रकार होगी, आयोटा अपॉन एच कट, दैट्स कॉल्ड जनरल फॉर्म. तो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है और पोजीशन पर भी कर रहा है. अगर हम ये फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ई बराबर एच कट ओमेगा, ये होता है फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स में. सो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच कट ओमेगा, और पी इज इक्वल टू एच कट की होता है. तो दोनों ही फॉर्मूले अगर अप्लाई कर दिया आपने, तो ये हो जाएगा
टाइम पर डिपेंडेंट एज वेल एज पोजीशन पर डिपेंडेंट, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स, दैट्स इट। ये 5 नंबर के सवाल आते हैं, तो लास्ट में एक लाइन लिख लो, दिस इज गिव्स द पोजीशन डिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। क्या लिखोगे? दिस इज द पोजीशन डिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। तो पोजीशन डिपेंडेंट है ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये सवाल आता है तुम्हारे एग्ज़ाम में, और अच्छा खासा सवाल है, ठीक है ना। तो ये था आज का सवाल, फिर अब मिलते हैं कल।